ग्लोबल मार्केट से एक बार फिर से कमजोरी के संकेत और भारतीय बाजारों में हरे लाल निशान के साथ शुरुआत के हैं आसार। और दीप का मिडवीक सेशन आ चुका है। आइए देखते हैं आज किस तरह का रहेगा सेशन और क्या करें आप तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली मिडवीक सेशन, प्रॉपर मिडवीक सेशन कह सकते हैं। एक चीज दीप प्रूव होती है, अगर आप बार बार किसी एक चीज को बोलो रट्टा मारो याद तो हो जाती है। आई होप कि हमारे दर्शकों को भी इस तरह से कुछ न कुछ अच्छी चीजें याद हो जाती है। तो मैंने भी याद कर लिया कि आज मिडवीक सेशन है। आइए, तो 2 हफ्ते कम रहा इस बार, अब फाइनली। हाँ, 2 हफ्ते मिडवीक सेशन बोलने में आपको इतना मजा नहीं आया जितना इस बार छुट्टियां मिली। तो आज पता नहीं मजा आ रहा है कि 5 दिन काम करने की सजा है इस तरह के बाजार में। जब बड़ा निकाल देंगे। वैसे कल से तो मूड माहौल बेहतर ही हुआ है। कल के एक्शन काफी बेहतर, बहुत अच्छा कर दिया। बिल्कुल, तो कल का एक्शन भी आपसे समझना है और आज का एक्शन कैसा रहेगा ये भी बताएं सर। पहले आज के ट्रिगर्स पर चलिए। आज के ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से फिर से कमजोरी के आते दिख रहे हैं। डाउ और नैस्डैक दिन की निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए नजर आए हैं और 150 अंक गिरकर बंद हुआ है और नैस्डैक फ्लैट रहा है। खुलाई क्यों पता नहीं। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स दोनों ही हल्की हल्की कमजोरी दिखा रहे हैं इस वक्त आपको। कच्चा तेल ये फिर से चिंता पैदा कर रहा है, $100 पर आ चुका है। टेंशन वाले लेवल की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ड्रीम फॉक्स आज ये आईपीओ खुलने वाला है, आपको बताएंगे हम आपको इस आईपीओ में पैसे लगाएं या नहीं। बिल्कुल, तो आईपीओ यहाँ पर आपकी चर्चा, आपकी राय लेनी है सर, और बाकी मार्केट फैक्टर्स भी समझने हैं, कल का एक्शन क्या हुआ ये भी समझने हैं। पर एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालते हैं सर। उतनी गिरावट नहीं रही, रेंज भी हमने कम देखी है, पर वैसे अगर आप देखें तो 3 दिन में करीब 1150 पॉइंट्स डाउ फिसल चुका है। नैस्डैक 3 दिन में करीब 4.5% नीचे, कल सपाट था बट वैसे 4.5% नीचे अगर आप 3 दिनों का एक्शन देखें। थोड़ी चिंता वो भी बन रही है, थोड़ा डेटा यूएस से अच्छा नहीं आते हुए दिख रहा है। चल क्या रहा है ये? सब कुछ खराब है। अमेरिका में से एक भी चीज आपको अच्छी सुनने को नहीं मिल रही थी। चाहे आप मार्केट देखें जो कॉन्फिडेंस हिलाते हुए दिख रहे हैं, 3 दिनों में करीबन 1100 पॉइंट गिरना, 4 ट्रेडिंग सेशन मिलाकर अगर आप देखें ऊपरी स्तरों से 1100 पॉइंट गिरना नॉन स्टॉप, वो कम नहीं है। कल भी डे लो पर जाकर बंद हुए, इसका मतलब सीधी बात है कि नेक्स्ट डे को लेकर कॉन्फिडेंस कम है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है दीप, वो ये कि जो कंज्यूमर सेंटीमेंट के डेटा आ रहे हैं वहाँ पर, जिस तरह के घरों की बिक्री के डेटा आ रहे हैं, वो साफ तौर पर मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं, कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि धीमापन दिख रहा है। मंदी की बात आप करें ना करें, धीमापन तो साफ दिख रहा है। नए घरों की बिक्री कम होती हुई दिख रही है। उसके ऊपर बाकी फैक्टर्स आप देखें, ठीक है, थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स हल्का सा 109 के लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है। हल्की राहत वो है जो कमोडिटीज़ में आपको दिख रही है। लेकिन बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कि आप खुश हो जाए कि यार ये बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत और उसके ऊपर कच्चा तेल हमारा $100 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बड़ी दिक्कत वाली बात बता रहे हैं। और साथ ही साथ वापस से कमोडिटीज़ के दाम लगभग सबके ऊपर, सारी कमोडिटी सर ऊपर जा रही है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। दीप, आज से ठीक 6 महीने पहले रशिया और यूक्रेन का आज ही 6 महीने युद्ध शुरू हुआ था। तो 6 महीने हो गए आज, मतलब इनको लड़ते लड़ते 6 महीने बाद हम वापस उस सिचुएशन में जा रहे थे। 6 महीने पहले वो थी लड़ाई के हिसाब से नहीं, कमोडिटीज के दाम बढ़ने के हिसाब से। अब आप देखिए फिर से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है। फिर से कच्चा तेल आपका, बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन $100 पर है। आपके नेचुरल गैस के दाम भले 5% कल घटे हो, लेकिन लाइफ टाइम हाई के आसपास है। और जैसे जैसे आप सर्दियां नज़दीक आ रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ने की पूरी आशंका है। और आजकल क्या ये है ना, मौसम है ना बड़ा एक्सट्रीम हो गया सब तरफ। बारिश में ढेर सारी बारिश, गर्मी में अनाप शनाप गर्मी, और सर्दी पड़ेगी तो इतनी कि आपको, मतलब हर मौसम ऐसा ही हो गया, वो बिगड़ गया है मामला। तो अब सर्दियों में भी अगर अनाप शनाप सर्दी होनी है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे नेचुरल गैस हो या दूसरे सोर्सेज हों। सो आई थिंक थोड़े मुश्किल समय में सारे ग्लोबल मार्केट्स जाने की कोशिश कर रहे हैं। संकेत बहुत अच्छे नहीं है। खाने पीने की चीज़ों के दाम फिर से तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। करेक्ट। कई सारे देशों में जिन्होंने जिंदगी में सूखा क्या होता है वो कभी शब्द सुना नहीं था, उनको लगता था कि ये सूखा शब्द तो खाली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है ना, हमारे लिए थोड़ी, हमारे यहाँ क्या सूखा होता है। मैं अभी एक रिपोर्ट देख भी रहा था कि इटली की एक झील वो पूरी तरह से सूख गई। वो ऐसी झील, मतलब जब से पृथ्वी बनी है, जब से इतिहास पता है, पहली बार सूखी है। यस सर। सो ऐसे कई सारे केसेस हैं और वहाँ पर फसलें खराब हो रही है। सो आई थिंक ये सब चीज़ों को बताने के पीछे पर्पज़ ये है कि ऐसे में आपके लिए खाने पीने की चीज़ों के और कमोडिटीज़ के दाम बढ़ने से जो इन्फ्लेशन को, महंगाई को काबू में लाने की कोशिश जो है सेंट्रल बैंक्स और सरकारों की, उस पर मतलब है ना धक्का लगता है। करेक्ट सर।
ठीक है, आप ब्याज दरें बढ़ा देंगे, डिमांड कम कर देंगे, चलो कर दी, कोई बात नहीं, डिमांड कम हो गई, ब्याज दरें बढ़ गई, ग्रोथ भी नीचे आ गई, खाने पीने की चीज़ों को कैसे करोगे? एग्जैक्टली है ना। वो तो ये, चलो कुणाल जी 10 चाय पीते तो 5 पी लेंगे, 5 तो पियेंगे, 5 तो पियेंगे। तो exactly. वो तो वैसा हाल है, तो पड़ेगी ना। तो वो डिमांड खाने पीने की चीज़ों की तो कहाँ से आपकी कम होने। सो आई थिंक बहुत चैलेंजेस है जो ग्लोबली इन्फ्लेशन को नीचे लाने में। अभी भी आप देखिए हमारे यहाँ इन्फ्लेशन पीक हो गया है, ये हम सब मान रहे हैं, लेकिन यूके का इन्फ्लेशन कहाँ पीक हुआ है? ब्रिटेन का इन्फ्लेशन बढ़कर आया है, अमेरिका का इन्फ्लेशन थोड़ा घटकर आया है, अब जो नया आंकड़ा आएगा देखेंगे। सो आई थिंक ग्लोबली अभी भी चिंताएं बरकरार है और वापस से वो चिंताएं आपके सामने आने लगी है। yes, जो थोड़े समय के लिए हम 3-4 हफ्तों के लिए बिल्कुल भूल चुके थे, अब थोड़ी थोड़ी वो चिंताएं आ रही है वापस, और उस पर मार्केट रिएक्शन भी दे रहे हैं। अब क्या हो सकता है? 2 चीजें, एक तरफा तेजी के बाद एक रनिंग करेक्शन के तौर पर आप इसको देख लें तो उस हिसाब से बनता है कि भाई भागे हैं किसी न किसी कारण से तो आप नीचे आएंगे। कारण तो टेक्निकल होते हैं कि जितने बड़े हैं उसके 25% या 33% घट जाए या 50% घट जाए, इतना तो बनता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उस हिसाब से आप नीचे आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अब नया ट्रिगर क्या है। सो आई थिंक नया ट्रिगर के तौर पर शायद जैक्सन हॉल में जो भाषण होने वाले हैं सेंट्रल बैंक के सारे जो बड़े बड़े चीफ हैं उनके, और इस विशेषकर जेरोमी पावेल साहब के, उससे मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स दशा दिशा तय करने की कोशिश करेंगे। तब तक शायद बाजार थोड़े से रेंज बाउंड या ऊपरी स्तरों पर दबाव के साथ ट्रेड करते हुए आपको ज़्यादा नजर आएंगे। बिल्कुल, तो ऊपरी स्तरों पर दबाव तो आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया है, और ग्लोबल मार्केट्स का वैसा ही हाल है। बट हमारे बाजार में क्या हुआ सर? और कल ये जो मूव आई, गैप डाउन एज एक्सपेक्टेड हुआ, पर वहां से जो रिकवरी एंड देन टुवर्ड्स द एंड आखिरी 15 मिनट में तो एक दूसरी दिशा में बाजार जा रहे थे, ये क्या हुआ सर? देखिए, जब भी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम जैसा करेंगे वैसे ही अमेरिका करेगा, तो फिर अमेरिका भी हमें समझा जाता है कि मैं दुनिया का दादा ऐसे ही नहीं हूँ। अब तक आप रोज डाउ देखते आए हो, आगे भी देखते रहो। ये लर्निंग चाहे अमेरिका से ले ले चाहे मार्केट से ले ले, क्योंकि कल हम जिस तरह से बंद हुए ऐसा लग रहा था कि अमेरिका तो आज छप्पर फाड़ ही देगा। लग ही रहा था। 2-3 दिन कमजोर होने के बाद मेरे ख्याल से डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट ऊपर थे, करेक्ट? हाँ, तो टुवर्ड्स द एंड 7500 पॉइंट ऊपर थे। तो अच्छा, खुला भी मजबूत है ना, मजबूत खुलने के बाद ऐसा लगा कि ये तो काम हो गया, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यही बात है कि अमेरिका है तो रिवर्स होकर और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स हो नीचे। कल क्या हुआ जिसकी आप बात करें? कल जो हुआ दीप, ये है ना लड़ाई है। अच्छा, हाँ, ये लड़ाई है लोकल वर्सेस ग्लोबल की, ठीक है? पहले तो ये 2 मार्केट की लड़ाई बताओ, फिर हमारी लोकल की लड़ाई भी बताता हूँ। अच्छा, तो लोकल वर्सेस ग्लोबल है कैसे? ग्लोबल मार्केट आप देख लीजिए पिछले 2 दिनों में, आज भी एक चीज पॉजिटिव बता दीजिए आप। कुछ नहीं, एक बता दो कि ये अच्छा हो रहा है। कुछ भी नहीं। कच्चा तेल ऊपर, डॉलर इंडेक्स 170, बॉन्ड यील्ड 3% के आसपास, अमेरिका डे लो पर बंद हुआ, डाउ फ्यूचर नीचे, कमोडिटीज फिर से ऊपर, महंगाई की चिंताएं, फसलें खराब होना, गर्मी, पता नहीं क्या क्या। उनका डेटा भी काफी खराब है, डेटा कंज्यूमर सेंटर और आपके होम सेल्स के आंकड़े। क्या अच्छा हुआ? कुछ भी नहीं। ये तो हो गए लोकल। तो हम क्यों बढ़े? घटना ही है। 17,340 तो आना बनता है। आया कल। अब आइए लोकल, क्या खराब है? बहुत मुश्किल से मिलेगा। हमारे यहाँ इकोनॉमी को लेकर चिंता इतनी है नहीं है। इन्फ्लेशन हमारा पीक आउट हो चुका है, ब्याज दरें हमारी भी बढ़ेगी, लेकिन उतना डर नहीं। तो लोकली हमारी बिजनेस, इकोनॉमी और मार्केट कंपेरेटिवली बेहतर है। दूसरी तरफ आइए लिक्विडिटी हमारी ठीक है, कोई बड़ी सेलिंग पिछले 3 दिनों में एक भी, और आज भी कोई ऐसे आंकड़े है नहीं सेलिंग के, तो वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। हमारी कंपनियों के रिजल्ट दमदार आए, तगड़े आए, तो आपको लोकल फैक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं। किस बात की मंदी भाई? है? तो ये ग्लोबल वर्सेस लोकल का मामला है। जहां ग्लोबल आपको तेजी नहीं करने देगा, लोकल आपको मंदी नहीं करने देगा, और इसीलिए खुलते आप ग्लोबल के दम पर है और बाद में लोकल के, खुलते ग्लोबल के दम पर, बाद में लोकल के दम पर आप ट्रेड करते हैं। अच्छा, तो वो सेंटिमेंट ज्यादा, वो सेंटिमेंट है। अब आइए लोकल में भी एक लड़ाई है जी। लोकल में लड़ाई है इंस्टीट्यूशन बनाम रिटेल। हाँ बिल्कुल, दिख ही रहा है। 3 दिन से इंस्टीट्यूशन को बेचना नहीं है, सिर्फ रिटेल को बेचना है। तो रिटेल जिन्होंने पहले खरीदा भी, अब एफआईएस पीछे से खरीदने आए। आप देखो कल भी डेटा एफआईएस के अच्छे, कैश में भी खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदा है। साइज छोटी है। साइज छोटी क्यों है? अब साइज छोटी इसलिए नहीं कि उनका मन कम है। रिटेल बेच के कितना बेचेगा? अगर सामने सप्लाई लोकल फंड की हो तब तो बड़ा खरीद सकते हो ना। सप्लाई अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की है, तो कल फर्स्ट हाफ में क्या हुआ दीप? कल फर्स्ट हाफ में सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तेजी करने वालों के। सेकंड हाफ में सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए मंदी करने वालों के।
करेक्ट। सो अगर आप गलत साइड के ट्रेड पे, तो आपके पास ये पूरा, आपके पास ये उपलब्धि हो सकती है 3:30 बजे कि आपने 3-4 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाया दोनों ही तरफ। जहां मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया वहां स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लॉन्ग ट्रेड लिया वहां, अगर आप गलत साइड है। अगर आप सही वक्त पर सही लेवल पर एंट्री करते हैं, जैसे कि 17,350 आपका एंट्री लेवल है, अगर उसके आसपास आप एंट्री कर पाओ तो एक बहुत बढ़िया, या आपको पता है 17,600 के आसपास मेरे बेचने की जगह है, या ऊपर में अगर आप गैप से ना खुले हो, नीचे ना खुले हो, तो ये लोकल में भी दोनों तरह के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की थॉट प्रोसेस अलग अलग है। राइट। और इन सब के बीच में दीप एक चीज और है, क्यों आप घटते हैं? आप घटते हैं इसलिए कि पुट कॉल रेशियो लोअर साइड पर है। ओवरसोल्ड अभी तक नहीं हुआ 3 दिनों में, ओवरसोल्ड नहीं हुआ, एग्जैक्टली एक भी दिन ओवरसोल्ड नहीं हुआ और कल भी वापस बढ़कर आया। सो यहाँ पर भी कश्मकश वाला मामला इसीलिए कि डेटा आपको दोनों तरफ का एक्शन दिखा रहा है। सो अब इन दोनों, लोकल, ग्लोबल और लोकल में भी दोनों को मिलाकर हमें क्या करना है, ये मैं आज डिसाइड करना है। सो हमारा फॉर्मूला एकदम सिंपल है, एकदम पैसिव ट्रेडर की तरफ गात लगाकर बैठे रहने वाले शिकारी की तरह काम करना है। अच्छा। कोई उछल कूद, हड़बड़ी, जल्दबाजी नहीं करनी। अपनी लेवल में, अपने रेंज में आया है तो शिकार करना है। मेरे इलाके में शिकार आएगा तो मैं मारूंगा, क्योंकि मुझे इस इलाके का एक एक चप्पा पता है। मुझे मालूम है कि कहाँ से किधर भाग सकता है, किधर छुप सकता है, हर चीज़ मुझे पता। तो उस रेंज में शिकार आएगा तो शिकार करूंगा। अच्छा। यानी कि मेरी रेंज में मार्केट आएगा तो लूंगा, मेरी रेंज में आएगा तो बेचूंगा। आप रेंज का इंतजार कीजिए। गैप से खुल रहे नीचे 50, 60, 70 पॉइंट जो भी खुले, अपने सपोर्ट रेंज जो मैं अभी लेवल दे रहा हूँ उस रेंज में आएगा तो ही खरीदना है। ओके। पहले हड़बड़ी नहीं करनी। ऊपर में वापस रेंज में आएगा तो ही बेचना है। बीच में आराम से बैठ के टाइम पास करेंगे, लेवल का इंतजार 100%। कोई जरूरी नहीं कि एग्रेसिवली ट्रेड लेना इस मार्केट में। और अगर जिसको लगे, अगर एग्रेसिव ट्रेड उसी को लेना चाहिए जिसका कल एक भी बार स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, वो गलत है। हाँ, लो। अगर आप इतने स्किल ट्रेडर्स हैं कि आपका एक भी बार, जो डे ट्रेडर्स की मैं बात करूं, अगर आपका एक भी बार दोनों कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपको कमेंट्री सुनने की भी जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। मुझे सीखना चाहिए हम कि भाई क्या कर ऐसा टेम्परामेंट कैसे ला सकते हैं। सो पॉइंट सिंपल है कि वो परफेक्टनेस जब अपने पास में नहीं है अगर, तो हमें इंतजार करना। आराम से मौका देगा मार्केट, आज भी देगा और दोनों तरफ देगा। ओके। खुलेंगे ग्लोबल पे, बाद में लोकल पे आ जाएंगे। तो आज ग्लोबल वर्सेस लोकल की लड़ाई को थोड़ा हम और आगे बढ़ाएंगे। चिंता की बात नहीं है। नीचे सपोर्ट लेवल पे खरीदना है, खुलने दीजिए गैप से, खुलने के बाद नीचे आने दीजिए। कहाँ खरीदना मैं बताता हूँ ना। बिल्कुल जानेंगे आपसे। जो स्टॉक्स पर नजर डाल रहे हो उनके लिए कुछ, क्योंकि कल से थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। हाँ, स्टॉक्स में जो, हाँ, स्टॉक्स में दीप अभी भी कहीं कोई खराबी के संकेत नहीं है। और कल सबसे बढ़िया बात हुई कि आप 17,350 पे खुले, पहुंचे वहां पर, लेकिन मार्केट ब्रेड्थ, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या सुबह से हमेशा ज्यादा रही थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आज एक और स्टॉक मेरे ध्यान में, आपने स्टॉक बोला तो उस स्टॉक पे भी बताऊंगा कौन सा स्टॉक है जो आज बढ़िया एक्शन में रह सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस अभी भी करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक आपको तेजी के मौके भी मिलेंगे और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको शॉर्ट बनाने के भी चांसेस मिलेंगे। डन सर। आइए फिर आज का सेटअप पहले आपसे समझ लेते हैं, फिर स्टॉक पर भी करेंगे चर्चा, और आज आईपीओ भी खुल रहा है उस पर भी आपकी राय लेनी है। बताएं सर सेटअप आज का। सेटअप है आज का, ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है जी। एफआईएस के संकेत मैंने पॉजिटिव किए हैं, लोकल के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं। वायदा कारोबार न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो सिर्फ ग्लोबल ही नेगेटिव है और तो बाकी ग्लोबल और एक और 2 नेगेटिव देखे थे दीप। अच्छा, एक ही नेगेटिव, 2 पॉजिटिव है और 1 न्यूट्रल। ठीक है, परफेक्ट। 17,450, 17,525 पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आप खुलकर थोड़ा इंतजार करेंगे और देखेंगे कि रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे है, बढ़ता है घटता है, क्या है क्या नहीं, वहां पर आप टाइम पास करके चेक करने की कोशिश करेंगे स्ट्रेंथ है नहीं है। अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखी, कमजोरी बढ़ी, तो आप जाएंगे नीचे फिर सीधा 17,340 से 17,400 की रेंज में, और वो आपके लिए क्रूशियल सपोर्ट। कल का भी 17,345 का लो है, 17,340, 17,400 ये आपका बड़ा सपोर्ट रेंज होगा जहां पर खरीदारी करने की राह है। ऊपर में 17,625, 17,700 पहली रुकावट की रेंज है। पार निकले तो 17,725 से 17,825 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। सो ये आपके लिए, जहां पर आपको गात लगाकर शिकार करना है वो रेंज 17,340 से 17,400 की है। ठीक है, ये 60 पॉइंट की रेंज में दिमाग लगाना है। इस रेंज में आए तो चांस जरूर लेना है खरीदने का।
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तो रखना ही रखना है। Right. इस मार्केट में आप चाहे तेजी करो चाहे मंदी करो, चाहे आपके कल दोनों ही तरफ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, तेजी करके भी मंदी करके फिर भी रखना है बिना स्टॉप लॉस। तो और आज आप जो भी ट्रेड लो, ये मान के चलना कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो उससे दो चीजें होगी दीप। हाँ। पहली चीज तो एक आधी 50%, 60%, 70% लोगों का तो ट्रेड लेने के मन खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे अगर आप सोचो मतलब कि मेरा उल्टे ही होना है, तो आप वैसे सोच जाने दो, क्यों करना है। करेक्ट। और फिर भी आपने कर लिया तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, ताकि आपका डिसिप्लिन के तौर पर रहे। क्योंकि मार्केट कभी बड़ा मुंह दे दे, किसको पता है। आपको 100-125 पॉइंट का डाउ 300 पॉइंट नीचे हो जाए तो क्या मालूम। तो इसलिए अपने बिना स्टॉप लॉस इस तरह के मार्केट में नहीं ट्रेड करना। कोई ऐसे कभी एक तरफा मार्केट होते हैं, छोटी रेंज के मार्केट होते हैं, तो हम आपको बोलते ही हैं Exactly. मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लगाना जरूरी है। अब आइए बैंक निफ्टी 38,000 ऊपर के भी दे दी, हाँ 38,175, 38,300, ये पहली सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए। इस रेंज में खुलकर आप देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। थोड़ी देर यहाँ पर टाइम पास करते हैं। 37,925, 38,050 परफेक्ट बाय जो है इस रेंज में आए तो जरूर खरीदिए, कोई चिंता की बात नहीं। कल भी 37,950 से आप घूम गए थे, आज भी इसी रेंज में खरीदना है। ऊपर 38,850, 39,025 पहली रुकावट की रेंज है। 39,000 के पार निकल के टिकना मुश्किल है। खाली एकेडमिक पर्पज से ऊपर के लेवल दे रहा हूँ। 39,200, 39,250 आएगा नहीं, आए तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए। अंडरस्टूड सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 17,575 पे आप बंद हो। कायदे से तो वैसे 17,625 था निफ्टी का क्लोजिंग, ठीक है ना। एडजस्टेड क्लोजिंग 575 मिला जी। अब आपके लिए पहला सपोर्ट होगा 17,525, 17,500 और 17,475। ये तो तीन है छोटे। 17,450 और 17,500 है मीडियम। 17,360 और 17,340 फाइनल सपोर्ट है। 17,340 के नीचे अगर गलती से आप निकल गए, टिक गए, तो फिर 17,150, 17,225 वो फिर बड़ी वाली रेंज है। बड़ी 150, 225 वाली रेंज में आप जाएंगे, वहां पर फिर वापस से खरीदने का मौका बन जाएगा। ठीक है सर। ऊपर 17,600, 625 दो छोटे लेवल, 650, 700 मीडियम लेवल, 725 से लेकर 825 तक के 25-25 पॉइंट के गैप पे बहुत सारे लेवल्स हैं। सो बेसिकली 17,600 से 17,825 की रेंज में, 850 की रेंज में हर 25-25 पॉइंट पे आपकी रुकावट भी है, तो आप ट्रेल करते चलें एक टारगेट ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 38,600 पे आप 700 पे बंद हुए, 38,700 पर एडजस्टेड क्लोजिंग, जबकि वैसे देखा जाए तो 38,850 था, 150 पॉइंट नीचे बंद आया। हाँ। पहला सपोर्ट 38,650 है, फिर 38,500, 38,400, तीन ये छोटे सपोर्ट है। 38,300, 38,225 ये मीडियम सपोर्ट है। 38,175, 38,050, 37,925 फाइनल सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं, क्योंकि 38,700 पे बंद हुए, पहला तो 750 और दूसरा 850 कल तक के लेवल ये हो गए। 38,925, 39,025 और 39,125 ये मीडियम लेवल है। 39,200, 39,250 और 450 फाइनल टारगेट ऊपर की तरफ के बैंक निफ्टी में। ठीक है सर। चलिए रेंज भी सामने निकल कर आ रही है। जो आप बता रहे थे पीसीआर थोड़ा बड़ा है, हालांकि एफआईएस की पोजीशन लगभग सेम ही रही है, कुछ ज्यादा बदलाव इसमें नहीं देखा। कोई भी फर्क, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आए तो आप उतने शॉर्ट नहीं, क्योंकि वो नेचुरली वो तो आना ही था कि आप डे हाई पर बंद हो रहे हैं, थोड़ा तो और जाएगा। बाकी विक्स अनचेंज, विक्स जिस दिन वोलेटिलिटी उस दिन विक्स, ये भगवान जाने कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब पता नहीं, वॉलेटिलिटी कल अमेरिका में भी यही हुआ, वॉलेटिलिटी देती नहीं थी, विक्स में कुछ ज्यादा बदलाव ही नहीं हुआ, ऐसे ही समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, पढ़ लो जो लिखा है। बट ये ओवर सोल्ड भी नहीं, ओवर बॉट भी नहीं, एकदम बीच में बैलेंस्ड है। ठीक है। स्टॉप लॉसेस, स्टॉप लॉसेस निफ्टी का कल का जो स्टॉप लॉस दिया था क्लोजिंग 17,325, एग्जैक्टली वही आज भी वही रहेगा। इंट्राडे का स्टॉप लॉस भी वैसे देखा जाए तो 17,340 के नीचे ही होता है, लेकिन इतनी रिस्क में चाहता नहीं कि आप रखें, तो 16,475 रख लीजिए, सॉरी 17,475 रख लीजिए। अगर आपको बड़ा रखना है तो 17,325 दोनों रखो, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल से क्यों रखना है, क्लोजिंग बेसिस पे भी मैं आपको एक छूट देता हूँ। ओके। अगर आपको छोटा क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना है तो 17,475 भी रख सकते हैं। परसों का 17,490 था, करेक्ट। यस। आपको ज्यादा रिस्क नहीं रखनी, उसके नीचे करना है जो कर लो, ठीक है, छूट है। यहाँ पर दोनों स्टॉप लॉस चेंज करने की छूट है। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 17,475 भी रख सकते हैं या 17,300, बीच वाला मत रखना। हाँ। या तो इन दोनों में से कोई चूज करो, आपकी मर्जी में। हाँ, बीच वाला 150 पॉइंट का फर्क है भाई, अपने अपने रिस्क पे है। जरूरी नहीं ना कि हर एक ट्रेडर की रिस्क 150-200 पॉइंट की हो। यस, करेक्ट। हम तो डेटा से निकल के आ रहे हो दे रहे हैं, सब 150-200 पॉइंट की रिस्क से ही ट्रेड करते हैं, तो फिर मार्केट में इंट्राडे में इतनी पोजीशन बनती और बिगड़ती नहीं। करेक्ट। तो ये आपका लेवल हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी
इंट्राडे 38,500, 200 पॉइंट नीचे का ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है, और क्लोजिंग 38,200। यहाँ पर भी आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग वाला स्विच मत कीजिए, क्लोजिंग 38,200 रखिए। इंट्राडे में आपको लगता है 38,200 करना है तो आपकी मर्जी है, 500 पॉइंट दूर का, और रिस्क ज़्यादा नहीं रखनी है तो 38,500। ठीक है सर। आज भी दीप एक और चीज़ फिर कहूँगा, नीचे में लेना अपने निफ्टी है। हाँ, कल भी निफ्टी और आज भी निफ्टी, भले ही बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़े, मुझे पता बढ़ेगा ज़्यादा, अगर बढ़ना होगा, कल भी ज़्यादा बढ़ा, नहीं लेना। वॉलेटाइल ज़्यादा हुआ। आप जिस समय क्लैरिटी ज़्यादा है, हाँ, उस समय बैंक निफ्टी, जिस समय क्लैरिटी कम है उस समय निफ्टी। अभी निफ्टी पे ज्यादा कन्विक्शन है। अब आइए शॉर्ट साइड पर, कल जो दिया था वही आज भी 17,700 आपका स्टॉप लॉस होगा, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही। जिनको छोटा रखना है, कल का हाई निकले 17,625 तब भी आप काट सकते हैं, लेकिन 17,700 ठीक है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में 39,000 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों है। जिनको छोटा रखना है वो 38,900 भी रख सकते हैं। अब जब 38,900 रख ही रहे हैं तो 100 पॉइंट और ऊपर से ही 39,000 ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस, ये आपके लिए शॉर्ट साइड पर। अंडरस्टूड। तो चलिए, मौजूदा पोजीशंस भी हो गई, अब नई पोजीशन समझाएं सर। बेचो निफ्टी 17,700 के स्टॉप लॉस के साथ। छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, बाद में 17,625 कर लीजिएगा कल के हाई पर। ठीक है। टारगेट जो बनेंगे दीप, छोटे टारगेट 3 दे दूं, 525, 500 और 475, ये 3 तो विजिबल है। इसके नीचे 450, 400 सपोर्ट जोन में घुसते हैं, 360 और 340 फाइनल टारगेट बनते हैं। अगर इसके नीचे गए तो फिर तो आपका नसीब है, 225, 150 की रेंज में जाने तो नहीं चाहिए। लेने की बात करें, खरीदिए निफ्टी 17,340 से 17,450 की रेंज। अब यहाँ पर दीप एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, रेंज बड़ी दे रहा हूँ खरीदने की, 110 पॉइंट की। तो खरीदने की जगह 450 से शुरू होती है, 400, 425 के आसपास भी आप थोड़ा सोच सकते हैं। 340 से 360 की रेंज में पक्का लेना है। तो अगर 2-3 टुकड़ों में ले रहे हैं तो आप 400 के आसपास, 350 के आसपास और 450 के आसपास ऐसे खरीदेंगे, और एक ही लेना है तो 350-60 के आसपास लेंगे। बाकी आपकी मर्जी, कैसे आपको उस हिसाब से बैलेंस आउट करना है। स्टॉप लॉस आपका होगा 17,300 का, 40 पॉइंट नीचे। ठीक है। 17,490, 17,525 दो छोटे टारगेट, 575, 600, 625 मीडियम टारगेट, 650 से 700 फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, बेचना है 39,000 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे 38,600, 500, 400 तीन छोटे टारगेट, 300, 225, 175 मीडियम टारगेट, 38,050, 37,950 फाइनल टारगेट। ये तो बेचने की बात हो गई। ठीक है। कल भी बड़े दिनों बाद पहले बेचने की दी थी, पहले बेचने की दी थी, वही आया भी नीचे। आज भी ऐसा ही। अब आइए खरीदने पर। खरीदने के लिए जो बढ़िया जगह है बैंक निफ्टी दीप, वो है 37,925, 38,050। ये रेंज है आपकी 125 पॉइंट की। इस रेंज में एक चांस जरूर लीजिए। कल भी मैंने बोला था इस रेंज में चांस लीजिए, कल ही वाली रेंज दे रहा हूँ मैं, आज अलग से नहीं है। हाँ, ये वाली है, सेम कल दी थी कि एग्रेसिव ट्रेडर्स को यहाँ लेना चाहिए, और कल देखो 950 से घुमा है, करेक्ट। आज भी यही रेंज, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 850 का, कल भी यही दिया था, आज भी यही है। तो अगर कल के लेवल आपके पास नोट किए हो तो आपके पास ये होंगे 38,175, 38,225, 303 छोटे टारगेट, 400, 500, 600 मीडियम टारगेट, 650, 750 फाइनल टारगेट। ठीक है। अब नहीं आया तो 700 पॉइंट दूर है आप, तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी खरीदने की राय है, मौका मिलेगा। हाँ देखो, अब आप ये सवाल उठा सकते हो या आप बोलते रहे हो कि खरीदना तो पहले निफ्टी खरीदो, बैंक निफ्टी मत खरीदो। लेकिन बैंक निफ्टी कौन खरीदता है? जो ज़्यादा रिस्क लेना जानता है, जो स्किल ट्रेडर है, जिसको ज़्यादा बड़े वॉलेटिलिटी में मजा आता है। इसीलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये अलग से स्ट्रेटेजी दी है। देखो, मैं बोलूँ मत लो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मत ट्रेड, इसका मतलब वॉल्यूम आज जीरो हो जाएगा बैंक निफ्टी में। एग्जैक्टली होगा, जिसको करना तो करेगा ही ना, होगी, बिल्कुल होगी। हमारा काम क्या है, आप अपनी मर्जी से करें और जो डिसीजन लें, जो डेटा पढ़ें। हमारा एनालिसिस या हमारा डेटा जो हम लेके आ रहे हैं, उससे क्या आपको एक बेहतर डिसीजन देने में मदद मिल रही है? जिसको जो करना है वो तो करेगा। करेक्ट। मतलब कितने सारे आपको भाषण सुनने को मिलते हैं कि ये संसार मोह माया है, छोड़ दो, ये सब फलाना ढिमका, सारे ज्ञानी लोग। कोई छोड़ता है क्या? ना। खुद जो भाषण देने वाला वो भी नहीं छोड़ता है ना। लेकिन काम है देने का, सेम हमारा भी काम है ऐसे देने का कि भाई जिसको करना वो करेगा, मौका मिल सकता है। हाँ, तो सिंपल सी चीजें हम तो बता रहे हैं। अगर आप कर रहे हो कोई भी ट्रेड, अगर आपको सुन के मदद मिल रही है या एक बेहतर डिसीजन हो रहा है या आपकी रिस्क कम हो जाती है, उसी हिसाब से तो जिसको बैंक निफ्टी लेना वो ले गई। इसलिए लेना ही है तो इस रेंज में लीजिए, 38,175, 38,300 की रेंज में आए तब एंट्री मारिए।
37,950 कल के लो का स्टॉप लॉस होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करना। और 38,400, 500, 650 3 छोटे टारगेट, 700, 750 मीडियम टारगेट, 38,850, 38,925 तक के टारगेट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो चलिए, सारे लेवल्स आपके सामने आ गए और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका है बैंक निफ्टी में। बैन लिस्ट, कोई भी स्टॉक आज बैन में नहीं है सर। टाटा केमिकल्स एक आखिरी स्टॉक था, वो भी अब बैन से बाहर आ गया, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले बैन लिस्ट में कोई स्टॉक नहीं है। थोड़ा डेटा भी समझाएं सर। एक तो जो एफआईएस का कह रहे थे अच्छा ही डेटा है। कैश में 563 करोड़ की खरीदारी, फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर्स 367 करोड़ की, करीबन 900,000 करोड़ की खरीदारी अच्छी मानी जाएगी कल के माहौल को देखते हुए। और इस लोकल फंड्स ने भी अभी तक बेचना मन नहीं बनाया, 215 करोड़ के बेचा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इंडेक्स फ्यूचर्स 110 करोड़ के। अब आप कहेंगे ये छोटे छोटे डेटा है, इस छोटे डेटा की एक इंपॉर्टेंस है जी। आप मंथली एक्सपायरी में, और आमतौर पर मंथली एक्सपायरी में 1-2 दिन पहले से डेटा बनने शुरू हो जाते हैं बड़े वाले, और जिसको एनालिसिस करना होता है थोड़ा मुश्किल। तो अभी भी आप देखिए बहुत छोटे डेटा है, यानी कि बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा है नहीं। तो कल जो उछले ना, इस उछाल में एक बड़ा कारण ये भी है कि ट्रेडर्स बेच रहे हैं, बड़े फंड्स नहीं, और वो तो उल्टा ले रहे हैं। तो इसलिए आपके डेटा इतने ठीक है। अब आइए एफएनओ के डेटा बताता हूँ। मेक और ब्रेक 2 लेवल है। 17,600 के ऊपर है आप तेजी में, 17,500 के नीचे है आप कमजोर है, बस ठीक है। 2 ही लेवल ध्यान रखिए। अब 25-25 पॉइंट अपना दिमाग, 17,475, 17,625, 625 के ऊपर अलग ऊपर जाना है, 425 के नीचे, 475 के नीचे आना है। क्यों? 17,500 के पुट पर है 78 लाख शेयर, 24 लाख शेयर कल जुड़े, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो 17,500 आपका सपोर्ट हो गया। आप खुलेंगे 475, 525 की रेंज में, फिर टाइम पास करेंगे। लिख लो आप, वहां पे खुल के टाइम पास करेंगे, देखेंगे कि ताकत किस में ज्यादा है, बेचने वाले में, लेने वाले में। और ज्यादा चांसेस है कि वहां पे लेने वाला भारी पड़ेगा। एक बार तो वापस 575, 625 की रेंज में लाएंगे, और वहां से सप्लाई। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। अब मार्केट इस स्क्रिप्ट पे जो फिल्म बनेगी उसका हीरो निफ्टी है। अब उसने एक्टिंग बराबर नहीं की तो उसकी गलती। मैंने तो स्क्रिप्ट बराबर लिखी है। राइट, ठीक है। तो आप 475, 525 की रेंज में सपोर्ट लेकर 575, 625 की रेंज में सप्लाई देखेंगे। क्यों? 17,600 के पुट पर, कॉल्स पर 72 लाख शेयर है, तो आपके पुट और कॉल में लगभग 72-75 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ बराबर हो गया। 500 और 600 में 50 पॉइंट की रेंज इधर, 50 पॉइंट की रेंज इधर। ये आपका ट्रेडिंग जोन ऊपर और नीचे का परफेक्ट डेटा निकल कर आ रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। फिर से नोट कर लीजिए, 475, 525 तुरंत सपोर्ट जोन है, 575, 625 तुरंत सप्लाई जोन है। इस रेंज में किसी भी एक तरफ बाहर गया है, 475 के नीचे गया तो हमें और ज्यादा खराब होना है, 625 के ऊपर गया और अच्छा होना है। क्लियर कट डेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब आइए बैंक निफ्टी 38,000, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में। आप बोलेंगे उसमें क्या बड़ी बात है। 39,000 पर 23 लाख शेयर है, वो रुकावट की जगह है। लेकिन इस बीच में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दीप, वो है 38,500। एक चीज नोट कर लीजिए, अगर आप 200 पॉइंट कमजोर हो जाते हैं बैंक निफ्टी पे, तो यकीन मानिए कि आप कमजोर नहीं है। 200 पॉइंट का क्वेश्चन दिया है बैंक निफ्टी ने आपको, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि 38,500 के पुट पर 25 लाख शेयर, एज गुड एज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ही है। तो 38,500 के नीचे से ही कमजोरी शुरू होगी इंट्राडे में आपकी, और 39,000 के ऊपर से ही इंट्राडे में मजबूती शुरू होगी। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास खुलकर टाइम पास करने की कोशिश करेगा, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में 38,500 के आसपास, और ऊपर में 38,900, 39,000 के आसपास आया, वहां सप्लाई आ जाएगी, और नीचे में 38,300, 38,500 की रेंज में आएगा, वहां खरीदारी आ जाएगी। ये बैंक निफ्टी में दिख रहा है फिलहाल जो डेटा बता रहा है। अंडरस्टूड सर। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपके सामने हैं, रेंज को रिस्पेक्ट करना है। आप कह रहे थे सर आज एक स्टॉक इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मैं कोशिश करता हूँ रोज कोई 1-2 स्टॉक ऐसे आपको बताए जाए जहां ट्रेडिंग के मौके अच्छे बन सकते हैं, जहां पर कुछ बढ़िया एक्शन हो सकता है। स्पेशल 25 में एक स्टॉक था एफएल इंडिया। मुझे लगता है आज इस स्टॉक के लिए अच्छा दिन हो सकता है। अगर गैप से ना खुले तो ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। उसकी वजह ये कि कंपनी तो खैर बढ़िया है, ये बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एक रिपोर्ट आई बड़ी इंटरेस्टिंग है, गोल्डमैन की तरफ से रिपोर्ट आई है, उसने 1,500 रुपए के आसपास के टारगेट दिए, 1,495 के। वित्त वर्ष 22 से 25 में लगभग 32% की सालाना ग्रोथ का अंदाजा वो रेवेन्यू में लगा रहे हैं। बहुत मजबूत रिपोर्ट लिखी है, और उसकी रिपोर्ट के दम पर वैसे ही स्टॉक खैर हमें तो पसंद है ही है,
हमारे 25 में से एक ही डिवीज है जो काम नहीं कर रहा, बाकी सारे स्टॉक जो लग भी रहा था कि ये फार्मा की थीम कभी भी थोड़ा, बट ऐसा नहीं कि उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है, ये आपको नीचे में मौके ही दे रहा है, कोई स्टॉक नहीं चला तो भी अच्छी बात है, और आप तो लंबे समय के लिए लगाते हैं, और वो तो हमेशा आराम से ही चलता है, वो आराम से चलता है। तो एफएल इंडिया आज के लिए स्टॉक आता है। चलिए, एफएल इंडिया इस पर रखिए नजर, तगड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट उस ब्रोकरेज रिपोर्ट की डिटेल्स भी लेते हैं और आज बाकी स्टॉक्स जो खबरों में वो भी जानते हैं। थोड़ी देर में आईपीओ पर अनिल जी की भी राय लेनी है। आइए, अरमान, वरुण और कुशल हमारे साथ है तैयार। मॉर्निंग अरमान, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की कौन सी हैं? जी, सबसे पहले बीईएमएल पर ध्यान रखिएगा ट्रिगर्स में, क्योंकि आज बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग में जो रिकॉर्ड डेट है, जो आपको बीईएमएल लैंड एसेट डीमर्जर हुआ था और उसमें जो शेयर्स इशू है 1:1 के, उसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो आज तय होती हुई दिखेगी। भारत गैस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड की बैठक में बोनस शेयर्स जारी करने पर विचार किया जाएगा। वेटेज चेंज है, जो फुटसी की इंडाइसेज हैं उसमें कुछ इंडाइसेज में जैसे सोना बीएलडब्ल्यू और एचडीएफसी एएमसीज हैं जिनमें वेटेज चेंज है। उसी के साथ स्पॉट किंग इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज से ये एनएससी पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा, ये ऑलरेडी बीएसई पर लिस्ट है ही सही। आईपीओ भी खुलता हुआ दिखेगा, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का आईपीओ है जो आज से खुलने वाला है और 26 अगस्त तक खुला हुआ रहेगा। प्राइस बैंड आप देखेंगे 308 से 326 है और पूरा का पूरा ओएफएस है 562 करोड़ का। और अगर आप इसमें देखेंगे एंकर बुक के जरिए कंपनी ने लगभग 253 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें नाम जैसे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, आदित्य बिरला, इन्वेस्को, एबेकस ग्रोथ, ऐसे नाम हैं जो इसकी जो एंकर बुक है उसमें आते हुए दिखे हैं। चेन्नई पेट्रोलियम और आईओसी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेन्नई पेट्रो, इंडियन ऑयल और अन्य जो सीड इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ वो जेवी को है जो मंजूरी मिली है। उसी के साथ साथ ये जो जेवी है करीब लगभग आप देखेंगे 31,580 करोड़ है जो रिफाइनरी का इसमें निर्माण किया जाएगा, और साथ में जेवी में कंपनी का जो होगा उसमें लगभग 2500 करोड़ तक का है जो निवेश है उसकी मंजूरी मिली है। ग्लेनमार्क फार्मा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो यूएस एफडीए ने ग्लेनमार्क की जो इनकी जो यूएसए में एक फैसिलिटी है उसकी जांच पूरी कर दी है, और ये फॉर्म 483 जो जारी किया है उसमें लगभग 17 आपत्तियां हैं जो जारी की गई हैं। हिंडाल्को पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एजीएम से कुछ उसमें आते हुए दिखे हैं पॉइंट्स, जिसमें ये बताया है कि वो अगले 5 साल में लगभग $800 करोड़ का जो है वो कैपेक्स की योजना बना रहे हैं। उसी के साथ साथ नोवेलिस में भी वो लगभग $450 करोड़ के कैपेक्स और भारतीय कारोबार में लगभग $300 करोड़ का जो कैपेक्स है वो करने वाले हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेस पर ध्यान रखिएगा अंत में, जिसमें एचडीएफसी जो कैपिटल एडवाइजर्स हैं उनके साथ उन्होंने करार किया है, और इस करार के तहत वो जो असेट्स रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स के अधिग्रहण और उसमें जो निर्माण है उसके लिए लगभग 900 करोड़ डालेंगे। उसमें से लगभग 600 करोड़ एचडीएफसी कैपिटल डालेगा और अरविंद स्मार्ट स्पेस है वो 300 करोड़ डालेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज की। आइए वरुण से भी जानते हैं कुछ और खबरें। मॉर्निंग वरुण, बताइए। मॉर्निंग दीप, तो सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस और एनडीटीवी यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी एएमजी ने वीसीपीएल का अधिग्रहण किया है। 114 करोड़ में 100% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। वीसीपीएल के पास एनडीटीवी के वारंट्स थे, जहां पे आरआरपीआर जो कि इसकी प्रमोटर ग्रुप कंपनी है उसके वारंट्स थे, और आरआरपीआर का ये एनडीटीवी में करीब 29.18% के आसपास का हिस्सा था, और इसके चलते वारंट कन्वर्जन के चलते अडानी ग्रुप जो है एनडीटीवी में 29.18% के आसपास की हिस्सेदारी खरीद लेगा। और इसके बाद वीसीपीएल और अडानी ग्रुप की सब्सिडरी ने एनडीटीवी में 26% अतिरिक्त हिस्सा खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर भी लाया है 294 के भाव पे। तो इसके चलते अडानी ग्रुप कंपनीज, खासकर अडानी एंटरप्राइजेस और एनडीटीवी पे नजर रखेगा। अब पावर फाइनेंस कंपनीज, तो महाप्रीत यानी कि महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ इस कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है। 1550 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन किया है। 6750 करोड़ के आसपास का इसकी पूरी लागत है। कैंप्स, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यहाँ पे ब्लॉक डील्स हुई थी, प्रमोटर्स ने यहाँ पे 3.79% के आसपास का हिस्सा जो है वो घटाया है। 19 तारीख को ये ब्लॉक डील हुई थी, हिस्सेदारी 23.74% से घट के अब 19.95% हो चुकी है। कुछ और बल्क डील्स है जिसमें किलबर्न इंजीनियरिंग है। 17 मई से 23 अगस्त के बीच आरबीएल बैंक ने करीब 19% से ज़्यादा की हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में ओपन मार्केट में बेच दी है। वहीं आदित्य विजन, एक आखिरी कंपनी जहां पे प्रमोटर राशिवर्धन ने करीब 2.1 लाख शेयर जो है बेचे हैं। 1214 रुपए के भाव पे यह सौदा हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारी खबरें और कुछ एक्शन भी, फंड एक्शन जो स्टॉक्स में हुआ है। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग कुशल, सबसे पहले बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं?
मॉर्निंग दीप। टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सबसे पहले नजर रखिए। यहाँ पर सीएलएसए की राय खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए आती हुई दिख रही है। टारगेट रेस किए हैं 2955 रुपये से बढ़ाकर 3180 रुपये के टारगेट्स ये अब देते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा भाव 26 से 47 रुपये का है। ये आगे चलकर मान रहे हैं कि आरओई में इंप्रूवमेंट हो सकता है और लेवरेज रेशियोज आगे चलकर और गिर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसकी वजह से ये पॉजिटिव रह सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भी होल्ड की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट 2620 रुपये के अब ये सुझाते हुए नजर आ रहे हैं 2580 रुपये से बढ़ाकर। साथ ही एफएमसीजी पर फोकस रखे। यहाँ पर मैक्वेरी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है। अक्रॉस सेक्टर इन्होंने कवरेज किया है, जहाँ पर नेस्ले सबसे पहले न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स रेस किए हैं। 19,250 से बढ़ाकर 20,500 के टारगेट्स दे रहे हैं। साथ ही HUL पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 2900 से बढ़ाकर 3,000 के टारगेट्स यहाँ पर भी मैक्वेरी ने दिए हैं। डाबर इंडिया पर भी 560 से 590 रुपये के टारगेट्स है और साथ ही पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर भी इनका इंटरेस्टिंग टारगेट आ रहा है 2150 रुपये का 2025 से बढ़ाकर। आउट परफॉर्म की रेटिंग टाइटन पर भी इनकी है 3025 के लक्ष्य ये अब सुझा रहे हैं 2900 रुपये से बढ़ाकर। मौजूदा भाव 2480 रुपये का है। तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है एफएमसीजी काउंटर्स पर मैक्वेरी की। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर भी, यहाँ पर भी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए इन्होंने टारगेट्स 530 से बढ़ाकर 567 रुपये के किए हैं। और इंडसइंड बैंक पर भी फोकस में रखिए। यहाँ पर जेफरीज की राय आ रही है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स 1250 रुपये से बढ़ाकर 1330 रुपये के अब देते हुए दिख रहे हैं। 1071 रुपये का मौजूदा भाव आपको इंडसइंड बैंक में आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर पर अब एक कॉन्ट्रा रिपोर्ट आती हुई दिख रही है मैक्वेरी की। इसके पहले हमने देखा कि जेपी मॉर्गन जो है वो अंडरवेट होते हुए दिख रहे हैं। 4 स्टॉक्स को इन्होंने कल डाउनग्रेड किया था, बट मैक्वेरी की राय जो है इससे रिवर्स है। ओवरवेट है ये इंडियन आईटी सर्विसेज पर और इनके टॉप 3 पिक्स हैं HCL टेक, TCS और इन्फोसिस, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग HCL टेक पर बरकरार रखते हुए 1420 रुपए के टारगेट्स हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन की है TCS पर और लक्ष्य 4150 रुपए का दिया है। और इन्फोसिस पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 1870 रुपए के टारगेट्स इन्होंने मेंटेन किए हैं। तो कॉन्ट्रा रिपोर्ट आ रही है आईटी सेक्टर पर मैक्वेरी की। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्टिंग है। एक दिन बेरिश रिपोर्ट, एक दिन बुलिश रिपोर्ट। बुल वर्सेस बेयर करवा दें जेपी मॉर्गन और दोनों में करा देते हैं सर। दोनों को लेके आओ, करा देते बनता भी है। कमेंट्री भी सर एकदम ऑपोजिट है दोनों का। एक जन मार्जिन्स पर काफी नेगेटिव है, पर दूसरी तरफ ये मार्जिन्स पर अभी तो जेपी मॉर्गन ने गिरा दिया। आज क्या होगा, आज देखते हैं मैक्वेरी का कितना असर होता है। बिल्कुल। बट और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कुछ? बिल्कुल। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एप्पल इंडिया पर, सर फोकस उस पर बना हुआ है और यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आ रही है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1495 रुपये के लक्ष्य एप्पल इंडिया पर दे रहे हैं। मौजूदा भाव 1256 रुपये का है। ये मान रहे हैं कि आय में सालाना आधार पर FY25 तक 32% की सालाना कैगर पर आय ग्रो कर सकती है और जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हुआ है अक्रॉस की ज्योग्राफीज, वहाँ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और आगे चलकर जो ग्लोबल मार्केट शेयर है कंपनी का, वो भी ये मान रहे हैं कि ये मेंटेन करते हुए नजर आएंगी। पेंट स्टॉक्स पर इंटरेस्टिंगली आज रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है मैक्वेरी की। यहाँ पर एशियन पेंट्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 3750 रुपये से बढ़ाकर 3950 का टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव 3357 रुपये का है। साथ ही बर्जर पेंट्स पर भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट्स रेस किए हैं 530 से बढ़ाकर 565 के और 490 से 525 के टारगेट्स कंसाई नेरोलैक पर मैक्वेरी देते हुए दिख रहे हैं, न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखते हुए। इनफैक्ट CLSA की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है अबाउट इंडिया पर, जहां पर खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है और टारगेट्स 21,692 रुपये से बढ़ाकर 22,510 रुपये का इन्होंने कर दिया है। और ये मानकर चल रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम स्टॉक में रहने वाला है और जो नए इंट्रोडक्शंस हैं की थेरेपीज़ और मल्टीपल ESG इनिशिएटिव्स में, वो आगे चलकर कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स में काफ़ी अच्छी बढ़त दिखा सकते हैं। और अंत में HSBC की रिपोर्ट है इप्का लैब पर, जहाँ पर इन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि टारगेट्स 1060 से घटाकर 985 रुपये के ये देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव 923 रुपये का है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें और ढेरों रिपोर्ट्स भी हैं सर आज की। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं आज ढेर सारी। तो देखते हैं क्या कुछ एक्शन इन रिपोर्ट्स के दम पर होता है। तो फार्मा और IT 2 सेक्टर यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं। इवन कंजम्पशन पे भी काफ़ी रिपोर्ट्स हैं। आइए बढ़ते आगे। वक्त है पिक ऑफ द डे का। एक्सपर्ट्स हैं सारे के सारे हमारे साथ। कुणाल जी, स्वागत है आपका मिडवीक सेशन में। गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या हाल चाल है और पिक कौन सी है आपकी?
अनिल जी सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु को। अनिल जी आज जो ये आपने बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज दिया अनिल जी सबसे पहले मेरे पास आकर, अनिल जी वाकई में आज हृदय गदगद हो गया अनिल जी। किसी का सरप्राइज किसी का शौक भी होता है। बंसल जी कैसे हैं आप? अनिल जी आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अनिल जी मैं देख रहा हूँ अनिल जी कितना समय बदल गया है। कैसे? मतलब कि कुणाल जी का अगर अनिल जी आपके सबसे पहले उन पे जाने अगर उनका हृदय गदगद हो रहा है तो अनिल जी रोज जाए, अनिल जी रोज उनका हीमोग्लोबिन बढ़े तो अच्छा है अनिल जी। अभी तो वो जो पीवीआर की जो उन्होंने बोला था ऑन ईयर 300 वाली टिकट देते हैं तो अनिल जी उसको मेरे को अपनी पॉकेट से अपग्रेड करना पड़ता है रिक्लाइनर में, तो वो रिक्लाइनर की टिकट भी भेजना शुरू करेंगे। तो अनिल जी अगर कुणाल जी खुश हैं तो अनिल जी हम तो डबल खुश हैं अनिल जी। देखो क्या है, वो रोज रोज जाने में फिर गदगद नहीं होगा, वो कभी कभार जाने में ही खुशी होती है। तो इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी ऐसे मौके देते रहूंगा कुणाल जी को। कुणाल जी चिंता न करें। बताएं सर, सुस्वागतम, आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए खरीदारी की राय है, मुझे लगता है कि कुछ एक चुनिंदा फार्मा कंपनीज हैं जिनके चार्ट पर बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बनता दिख रहा है, और खरीदारी की राय है सिप्ला में, जिसमें कल बहुत नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी आते हुए हमने देखी। तो सिप्ला खरीद करके चले, यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें 1020 पर, 1020 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 1060 का, इवेंचुअल टारगेट होगा 1080 का। तो 1060 1080 के टारगेट के लिए सिप्ला में खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय सिप्ला में खरीदारी की। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा जो पिक ऑफ द डे है हीरो मोटोकॉर्प। इसका जो Q1 का परफॉर्मेंस था मोरलेस इन लाइन था, एबिटा स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेड, पर अभी जो बिगनिंग ऑफ द फेस्टिव सीजन है, टू व्हीलर का डिमांड बढ़ेगा स्पेशली रूरल इंडिया में, और इनके जो इन्वेंट्रीज थे जून में वो काफी लो थे, करीब 6 या 7 हफ्ते के थे। तो अभी इन्वेंट्री स्टॉकअप भी होगा, विच मींस अगेन हायर रेवेन्यू इन Q2। प्राइसेस भी इन्होंने बढ़ाए हैं, अप्रैल में 850 बढ़ाया था, जुलाई में 1200 बढ़ाया था, और अभी देखें कि कमोडिटी प्राइसेस भी करेक्ट कर रहे हैं, तो एबिटा मार्जिन्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। करीब 15% एक्सपेक्टेड है FY24 में। ओवरऑल जो बेस है इनका काफी लो है, इसलिए रिकवरी का ज्यादा फायदा शायद इनको मिलेगा। एथर एनर्जी और हार्ले डेविडसन के पार्टनरशिप से ईवी और प्रीमियम सेगमेंट बाइक्स में भी इनका प्रेजेंस बढ़ेगा। तो FY24 का जो एक्सपेक्टेड EPS है करीब 210 का है, गिविंग इट 16 टाइम्स। मेरा जो टारगेट बनता है 3360। तो 3360 के टारगेट के लिए करे खरीदारी हीरो मोटोकॉर्प में। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आप मेरे पास तो 3rd नंबर पे आ गए, बट कुणाल जी का हृदय गिदगिद हो गया। बट उधर अनिल जी सिमी जी गुस्से में बैठी हैं, क्योंकि अनिल जी जब भी सिमी जी सुबह सुबह होती है सबसे पहले मोस्ट टाइम सब सिमी जी पे जाते हैं। नहीं, तो कोशिश मेरी आज मुझे अनिल जी एंग्री लग रही है। नहीं, आज भी मेरी कोशिश सिमी जी के पास ही पहले जाने की थी, लेकिन हुआ यूं कि सिमी जी हो गई डिस्कनेक्ट। अभी आपने जो कुछ बोला वो सिमी जी ने सुना नहीं, तो इस चक्कर में नहीं तो मेरा विचार ये था पहले सिमी जी, फिर अमरीश सर, फिर तब तक शायद वागले साहब, शुभम जी वगैरह जुड़ जाएंगे, और जो आ रहे हैं सुमित जी आ जाएंगे। मैं आज आपका नंबर लास्ट में 9 बजे लेना चाहता था, लेकिन क्या करें, ऊपर वाला आपके साथ है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। आपका नंबर जल्दी आ गया सर। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे वही है जो कुछ दिनों पहले मैंने और कुणाल जी ने दिया था 10 की कमाई में, और वहां पे हमने 10 की कमाई में स्टॉप लॉस भी दिया था। मेरा पिक ऑफ द डे है कोक्यो कैमलिन। अनिल जी ब्रेकआउट की कगार पर है, बड़ी तेजी से भागने की तैयारी कर रहा है। 74.5 ₹74.50 का स्टॉप लॉस लगाना है। 92 रुपीज का टारगेट है। और अनिल जी स्टॉक 2-3 सालों से चला नहीं है, पहले चलने लगा था तब कोविड आ गया था, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, अब सारा कुछ इसका ठीक चल रहा है, टेक्निकली भी भागने की तैयारी पर है। तो जिन्होंने पहले हमें सुन के लिया हुआ है होल्ड करे, और इस तरह पर भी खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 92। स्टॉक कौन सा बताया है? कोक्यो कैमलिन अनिल जी, मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, कोक्यो कैमलिन, थोड़ा सा पंजाबी में थोड़ा बदलता है ना। हाँ, बदल गया। हाँ, कोक्यो। कुणाल जी सही बताया? सही बताया क्या नहीं जो ओ, कुणाल जी की आवाज नहीं है। कुणाल जी वापस बताइए क्या बोले आप, सुन नहीं पाए। अरे जी कैमलिन पर जोर दिया बंसल जी ने, बिल्कुल सही।
बंसल जी बोले समझ में आ गया था, बात खत्म, चलो आगे बढ़ो, कैमलिन से काम चला लो, परफेक्ट है। तो ये आपके लिए एक्शन पूरा का पूरा। अच्छा आइए बंसल जी, BEML इसके चार्ट्स देखिए, और BEML के चार्ट्स में ऐसा है मामला कि आज इनके वो जो लैंड एसेट्स का डीमर्जर करना है उसको लेकर रिकॉर्ड डेट आने की तैयारी है, इसको लेकर बोर्ड मीटिंग है। स्टॉक मजबूत है 1840 पर। बताएं सर क्या करना चाहिए? अनिल जी, खरीदना चाहिए इन स्तरों पर, करेक्शन पर। अगर करेक्शन पर कभी 1790 1780 के भाव मिल जाए तो खरीदना चाहिए, और काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और एक बार ये स्टॉक 1910 1915 के ऊपर निकलेगा तो वेरी डिफिकल्ट टू कैच हो जाएगा। तो इन्हीं स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पे खरीद के बैठना चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है जो एकदम निकटतम, मतलब कि एकदम नियर वाला टारगेट है वो 2040 2050 का बैठता है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है BEML में। BEML इस पर रखनी है नजर है सोना BLW, सोना कॉमस्टार में, क्योंकि फुटसी में इनकी वेटेज आज बढ़ने वाली है। साथ ही HDFC AMC, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। अमृतसर आप ट्रैक करते हैं इस काउंटर को? रिसेंटली ब्लॉक डील हुई थी, एक बड़े निवेशक ने एग्जिट किया था, स्टॉक थोड़ा दबाव में था, बट वहां से अच्छी रिकवरी है और अब तो ये थोड़ी रीबैलेंसिंग भी हो रही है, वेटेज भी बढ़ेगा। कोई राय इस काउंटर पर? जब भी बड़ा ब्लॉक डील होता है एट अ डिस्काउंट, शायद वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है स्टॉक्स लाइक दीज, स्पेशली ऑटो एंसिलरीज में, जहाँ पे मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स काफी अच्छा डिमांड बढ़ने वाला है। तो आई थिंक इवन एट द करंट लेवल्स इट कैन बी बॉट। आप खरीदारी कर सकते हैं। सोना BLW ये भी एक काउंटर जो फोकस में रहेगा। HDFC AMC ये भी एक्शन में रहने वाला है, एक बार इसकी चार्ट पर भी राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखें HDFC AMC को, चार्टिकली आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जरा बता दें सर। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु HDFC AMC का, अगर आप चार्ट देखें तो कल एक बड़ा शानदार मोमेंटम आया है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी चार्ट पर बनती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि 2100 पर अब एक बड़ा सपोर्ट बन गया है। 2100 का लेवल ये स्टॉक होल्ड करेगा और ऊपर 2200 के ऊपर निकलता है तो फिर एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दो लेवल्स जो वॉच करने हैं वो है 2100 और 2200। 2200 पार हो जाए तो स्टॉक में फिर अगला जो लेवल है वो 2350 2400 के आसपास है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC AMC, इस पर रखिए नजर। सोना BLW इस पर भी रखिए नजर है वागले साहब की रिकमेंडेशन की, क्योंकि वो है हमारे साथ तैयार। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा आज पिक ऑफ द डे कंडीशनल है, बाय कॉल है BEL में। कल का हाई अगर क्रॉस करता है तो ही एंटर करना है। अगर मार्केट नीचे या करेक्शन आता है तो वो क्रॉस नहीं करेगा, या करेगा तो भी उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। 300 के ऊपर आपको बाय करना है। कल का हाई 299.60 है, तो 300 के ऊपर निकलने के बाद ये 310 तक वन में जाना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस 297 का होना चाहिए। ओके, तो 310 का टारगेट, 297 का स्टॉप लॉस और 300 के ऊपर करनी है खरीदारी। ये बागले साहब के कंडीशनल बाय कॉल आती हुई दिख रही है। जहां तक सवाल है आपके लिए BEL, सुमित जी के भी रेडार पर था और कल हमने अच्छा एक्शन भी देखा। चेन्नई पेट्रो IOC के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर है और बड़ा केपेक्स करने जा रहे हैं। 31,500 करोड़ की रिफाइनरी का निर्माण करने जा रहे हैं। 9 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी इसकी होने वाली है। करीब 2570 के निवेश चेन्नई पेट्रो की तरफ से रहेगा। बंसल जी जरा बताएं सर, चेन्नई पेट्रो अच्छे एक्शन में दिखा। चेन्नई पेट्रो MRPL दोनों ही एक्शन में थे, बट चेन्नई पेट्रो पर जरा राय दें चार्ट्स पर। दीपांशु, चेन्नई पेट्रो का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इनफैक्ट कल के सत्र में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 300 रुपए के ऊपर। तो जिनके पास है बने रहे और इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है। नीचे में 287 एक सपोर्ट है और यहाँ पे 332 335 के टारगेट्स बैठते हैं। और जहां तक दीपांशु मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, कल सिमी जी ने इस पर खरीदारी की राय भी दी थी और आप हाईलाइट करना भूल गए हैं, वो डिस्कनेक्टेड है। अगर सुन रही होंगी तो आपसे कंप्लेंट जरूर करेंगी, तो मैंने हाईलाइट कर दी है। अभी भी नहीं है बंसल जी, तो आशा है कि उन्होंने नहीं सुना होगा, बट हाँ सिमी जी के लिस्ट में भी था चेन्नई पेट्रो। इस पर रखिए नजर। और सुमित जी के लिस्ट पे था MRPL और दोनों काउंटर्स में हमने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है। तो चेन्नई पेट्रो MRPL आज भी फोकस में रहने वाले हैं। इनफैक्ट सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमी जी, आपका चेन्नई पेट्रो तो आज भी फोकस में रहने वाला है, बट उससे पहले अपनी पिक ऑफ द डे बताएं मैम।
सिमी जी, पिक ऑफ द डे आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। सो सॉरी, सुबह से एकदम कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी का आज का जो पिक ऑफ द डे है उसमें मैंने चूज़ किया है चेन्नई पेट्रो। मैंने कल क्लोजिंग सेशन में भी मैंने पिक BTST पिक दे के गई थी, तो उसी चेन्नई पेट्रो में वापस खरीदारी का सलाह दे रही हूँ। 300 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, मुझे लगता है कि ये 300 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ऐसा फॉर्मेशन है, देख के लग रहा है कि 350 तक का रैली आज ही तैयार करेगा। 325 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 340, 355 का थर्ड टारगेट के लिए चेन्नई पेट्रो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 295 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, तो चेन्नई पेट्रो पर करें खरीदारी, जिसकी अभी बात चल भी रही थी, सिमी जी के भी रेडार पर है और आज तो खबरों के दम पर भी एक्शन इसमें आते हुए दिख सकता है। तो देखते हैं चेन्नई पेट्रो कैसा करेगा ये ट्रेड में। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुमित जी के रेडार पर कल MRPL था, तो ये दोनों काउंटर्स अच्छे रहे। सुमित जी बताएं, मॉर्निंग आज की पिक ऑफ द डे कौन सी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे के तौर पे ऑटो सेक्टर पे नजर रखना है। ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक मेरे रडार पे आया वो है M&M के अंदर पिछले 4 दिनों की गिरावट के बाद कल एक वापस से स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और वैसे भी M&M एक अच्छी तेजी के अंदर है। हाँ, बोलते ओके, थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है। सुमित जी आपके साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारे फेवर में नहीं है। सिमी जी के साथ भी थोड़े इश्यूज आ रहे थे, बट M&M सुमित जी को पसंद आ रही है। एक बार गिरा दे क्या सारे IT टेक्नोलॉजी शेयर्स? वैसे ही गिर चुके हैं, गिरे हुए पहले से। मुझे लगता है कल Zoom 16% गिरा US में। 16% और ट्विटर 7%। ट्विटर 7%। 16% गिरने की कोई खास वजह? आगे की गाइडेंस अच्छी नहीं आ रही है। जूम का इस्तेमाल। हाँ, नेचुरली अब लोग आराम से मीटिंग करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो शायद वो एक रीजन हो। वही उसी वजह से वर्चुअल मीटिंग्स अभी थोड़ी कम हो गई हैं। चलिए, टेक्नोलॉजी आज सुमित जी जुड़ गए हैं। सुमित जी दोबारा जुड़ गए हैं। सुमित जी, आपने ये कहा कि आपकी आज खरीदने की राय है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। यहाँ तक तो आपने सुन लिया, आगे जो आपने बोला वो आप ये समझिए आपने मन में बोला है, वापस से बोलिए। मेरे पास भी यहाँ पे बीच में कोई 2-3 लोगों की अचानक से आवाज आ गई, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है बीच में। जी बिल्कुल। तो अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे M&M है। M&M के अंदर एक खरीदारी देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों की गिरावट के बाद M&M के अंदर एक बाउंस अच्छा आया है और वैसे भी स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। तो ऑटो सेक्टर तेजी में है, M&M तेजी में है, खरीदारी करना है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसमें 1300 से 1310 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1245 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, तो खरीदारी करें M&M। तो ये है आपके लिए M&M में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। चलिए, तो हो गए स्टॉक सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प, आगे का छोड़ दो कैमलिन बंसल जी का खाली, और BL वागले साहब का, सुमित जी का M&M, और सिमी जी ने पसंद किया चेन्नई पेट्रो को। तो ये हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स आज पिक ऑफ द डे के तौर पर।